इस वक्त दो गेस्ट हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। विवेक त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, और गुंजन चौकसी साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और शुभकामनाओं के साथ में दिन की शुरुआत हम करते हैं। विवेक त्रिपाठी साहब, सुन पा रहे हो? अगर आप मुझे प्रतिक्रिया आप दें इस वक्त, अगर आप मध्य प्रदेश के रुझानों के ऊपर नजर बनाए रखें तो मध्य प्रदेश में आपकी तरफ काफी हद तक हम कह सकते हैं बहुत बेहतर रुझान दिख रहे हैं। एक बार इंडिया 100 टच करने वाला है, एनडीए 200 क्रॉस कर चुका है अभी तक के रुझानों में, लेकिन अब जस्ट डबल वाला मार्जिन इसमें दिख रहा है। जी जी, पहली प्रतिक्रिया भोपाल से। देखिए, निश्चित ही रुझान और परिणाम में अंतर होता है। जी बोलिए गुंजन जी, शुरुआत हुई है, जल्दी नतीजे हम सबके सामने होंगे। मध्य प्रदेश में मुद्दे केंद्रित चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से हमने मुद्दों पे केंद्रित रख के चुनाव को लड़ाया। और मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल था, जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासनिक अराजकता थी, यहाँ पे नरसिंह माह घोटाले हो रहे थे, इन सभी विषयों पे कांग्रेस पार्टी ने केंद्रित होकर चुनाव को लड़ा है। और भाजपा के जो सांसद के प्रत्याशी थे वो पिछले चुनाव में अपनी उपलब्धियां क्या थी जनता के बीच में नहीं बता पाए। तो हमें पूरा भरोसा है कि जनादेश हमारे साथ होगा और जो परिणाम होगा वो इंडिया गठबंधन के साथ होगा। गुंजन जी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। जो कहा है उन्होंने कहा है एक अराजकता वाले माहौल में चुनाव लड़ पाई है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जिस तरह आज श्री गणेशाय नमः हुआ है और आपके और हम सबके सामने टीवी स्क्रीन्स पे दिख रहा है, ये जो रुझान है ये जनता का रुझान नहीं, ये जनता का फैसला है। और भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, फिर से इस बार मोदी सरकार को चुना है, एक ऐसी सरकार को चुना है जिसके पास पिछले 10 वर्षों का इतिहास था, विकास का इतिहास, जनता की सेवा का इतिहास, और जिसके पास आने वाले 25 वर्षों का विजन भी था। विकसित राष्ट्र 2047 का जो विजन लेके चले हैं, राम राज्य को जिसने साकार किया है, जिसने विकसित राज्य का सपने को साकार किया है, जिसने आज इसने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जनता के हित के, जिसने गरीब कल्याण का काम किया, जिसने युवा उत्थान का काम किया, जिसने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, आज एक ऐसी सरकार को फिर से भारत यूपी से मैं यूपी पे जाना चाहूंगा। यूपी में अगर हम देखें तो 25 और 20, 21, 25 और 21, 18, 20, 21 ये काफी क्लोज है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये माइक आप ले लें कि ये यूपी का अगर हम देखें तो कहा जा रहा था कि वन साइडेड बीजेपी जाएगी, 65 तक जा पाएगी, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो काफी करीब दिख रहा है, 25 और 21। यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है एग्जैक्टली वैसा होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और इनिशियल मैं तो कुछ सीटों पे देख रहा हूं कि जहां पर क्लियर कट विक्ट्री है वहां भी कुछ सेकंड्स के लिए कोई आगे दिख जा रहा है। तो यही काउंटिंग की और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी कभी कोई आगे पीछे होता है, लेकिन नतीजे वही हैं। यूपी में हमारी सीटें पहले से बेहतर आने वाली है। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार काफी अच्छा चुनाव लड़ा गया, दोनों लड़के यूपी के लड़कों ने, ऐसा आपको लगता है उसका फायदा आपको होगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यूपी में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, जनता के मुद्दों के साथ, जनता की समस्याओं के साथ, और उसका परिणाम मिलेगा। यूपी में कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन जो अच्छा सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होगी। पुनीत, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 80 सीटों के साथ। कृष्णा जी, आप मानेंगे कि यूपी का एक निर्णायक होता है अगर जो जीते? बिल्कुल रवि जी, हम शुरू से ये कहते ही आ रहे हैं ना कि वो जो पावर का जो की है वो यूपी से ही निकलता है, तो नेचुरली यूपी बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा। लेकिन अभी शुरुआती दौर में जो ये फाइट दिखाई पड़ रही है, आपको लगता है आगे बढ़ेगी जिस अंदाज में यूपी में लड़ा गया? क्योंकि दक्षिण में अब की बार बीजेपी ने बहुत जोर लगाया, संभवतः जो रणनीतिकार थे ये बात पहले से भांप रहे थे कि जहां आप देश में प्रदेश में हो वहां पर संभवतः ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, तो आप अलग जगहों से सीटों को आप लाएं, मार्जिन्स को जगहों पर बढ़ाएं। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए यूपी में बीजेपी वैसी सैचुरेशन में है कि बीजेपी उसको इंटैक्ट रख ले, वही सबसे बड़ी बीजेपी के लिए अभी चैलेंज था। बहुत ज़्यादा गेन यूपी में हम मान नहीं सकते, और इसी दृष्टि से जो दक्षिण में और ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जहाँ पर बीजेपी इस बार कंसंट्रेट की थी, वो वहाँ से कंपनसेट करने का एक प्रयास है। और वो चूंकि ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ से गेन दिख रहा है बीजेपी को, इसलिए हम वो जो ओवरऑल रिजल्ट है बीजेपी के तरफ जो इंक्लिनेशन दिख रहा है वो इसी से ही पूरा कैलकुलेट किया गया हुआ है। और आप देखें राहुल सौमित्र, आपकी भी नजर रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर। अब की बार वहां जैसे सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया,
राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम मंदिर के प्रति पूरे देश से जो माहौल था उसको आप लाइव कवर करने गए थे रवि सर के साथ में, लेकिन राम मंदिर का बहुत बड़ा असर संभव था वैसा नहीं पड़ा है, ऐसा एक खेमे का दावा है। और जहां पर अयोध्या है यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पे, वहां जो अवधेश प्रसाद हैं, वर्तमान में विधायक हैं आपको समाजवादी पार्टी के, दलित समुदाय से आते हैं, वो खुद लल्लू सिंह को टक्कर दे रहे हैं। बहुत अच्छी टक्कर है। वहां ये नहीं कहा सकता कि भाई 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे, लल्लू सिंह 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे, 2 लाख वोटों से जीत जाएंगे, ऐसी संभावना नहीं है। ये मंदिर वाला जो मुद्दा रहा, हाँ, क्योंकि इस पे मैं जानना चाहूंगा बीजेपी के खेमे से इंडिया कि ये जो राम मंदिर जरा जल्दी हो गया इसलिए इसका चुनावों में इतना असर नहीं हुआ, ऐसा लगता है आपको? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का प्रश्न है और हमारा अलग मुद्दा रहा है, हमारे घोषणा पत्र में निश्चित रूप से रहा है, लेकिन चुनाव से इसका कोई संबंध हम बहुत विशेष नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जो है, पूरा चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर लड़ी है। राम मंदिर हमारे घोषणा पत्र का एक मुद्दा जरूर है, लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया पिछले 10 साल में, हम उस काम के आधार पर जनता के बीच गए हैं। और संदीप जी, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ? 22 जनवरी से लेकर जब तक चुनाव का आचरण चला है, बीजेपी ने बार बार रहकर याद दिलाया है कि कांग्रेस ने न्योता ठुकराया, किसने बनाया, जो राम को लाए उनको आप क्यों नहीं बोलेंगे? जो चीज मंदिर बंद करा देंगे, हमने जो भी काम एक बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। बड़ी खबर भोपाल से गुंजन जी प्रतिक्रिया दें। सभी सीटों पर आपकी लीड अब ये बरकरार रहती है या फिर बदलती है, देखेंगे वक्त के साथ। देखिए, ये जो 29 की 29 सीट का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो आज साक्षात होते हम सब देख रहे हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के आयाम रचे थे। 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य था, जो कांग्रेस की सरकार ने बंटाढार करके रखा था, उसे उभार कर उसका रूप प्रारूप बदलने का काम, विकसित राज्य बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज मध्य प्रदेश की जनता ने वो उसका समर्थन और प्यार और आशीर्वाद के रूप में उसे वापस दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत है, पूरी 29 की 29 सीट, कांग्रेस का सफाया होने वाला है। कांग्रेस के दफ्तरों में अब ताला डंडे की नौबत आने वाली है। ये जीतू पटवारी जी के नेतृत्व वाली इस तरीके से अभी तो 8:30 बजे तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है और 7 मिनट में हम रुझानों पर चर्चा करने लगेंगे तो कैसे चलेगा? और अभी धैर्य रखिए। देखिए, निश्चित ही अभी परिणाम आने में समय है। घंटे भर 2 घंटे के अंदर स्थिति पूरी तरीके से नहीं, ये वक्त पर हम करते रहेंगे। वर्तमान में 28 सांसद विवेक जी हर वक्त करेंगे, इन्होंने क्षेत्र के आगे विकास पीछे में जब तक रहेगी तब तक करेंगे हम। जनता ने इस बात को देखा है। देखिए, कांग्रेस अपना हार पूर्ण रूप से पहले ही मान चुकी है। विकास की बात जो कर रहा हूँ, परिणाम दिखा रहा है। आप 10 साल नहीं, विकास की आप अभी बात कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर सांसदों को क्या किया आप, ये जनता को नहीं बता पाई है। आप दल सूत्र पे उजड़े रिजल्ट 29 आ रहे हैं। धर्म के आधार पे छत्तीसगढ़ में आप देखिए 8 में से 7 आ ही रहे हैं। जो हमारा सिचुएशन है, सिचुएशन को हमने वापस गेन कर लिया। सुबह हुई है, हमारे कर लो। और 400 पार इस बीच बड़ी खबर 400 पार रुझानों में, रुझान 400 के पार हो गए, 400 के पार रुझान में कह रहा हूँ, रुझान 400। कहावत है, शुभस्त शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। शुभस्त हो गया है, श्री गणेश हो गया है। अरे महाराज, ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ 400 रुझान हुए। वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, 400 के पार रुझान भी होगा। और इसमें 259 पे एनडीए और 121 बड़ा शुभ अंक होता है। देखिए राहुल जी, 121 कांग्रेस के पास। राहुल जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं 400 पार को, उससे कांग्रेस वाले डर जाते हैं भाई थोड़ा। राहुल जी, भाई अब वो राहुल जी चिंता ना करो, कांग्रेस यहाँ डरती नहीं है किसी से। राहुल जी 400 अगर बहुत इनको लगता है कि संसद में सीटें आ रहे हैं भैया, 400 रुपए प्याज के भी दाम थे, लहसुन के भी दाम थे, बता दीजिए। है तो भैया यही पे दिखाना चालू हो गया, वो अपने आप अपडेट होता जा रहा है। वही देख करके घबरा रहे हैं। आज तो जनता के बोलने की बारी है, जनता के उत्तर के डिकोड करने की बारी है। लेकिन देखिए आपका फिगर 259 फिगर। लेकिन मैं अभी फिर एक बार इस चीज का सबका सदन की तरफ ध्यान दिलाऊं, ये उत्तर प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरीके के रुझान उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं,
ये काफी लगता है आप लोग को। मेरे को मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग का क्या आकलन है, फिर मैं आपके पास जी आता हूं। देखिए, जिस प्रकार से अभी राहुल जी ने कहा कि लल्लू सिंह जी को भी वहां पर चुनौती मिल रही है, और उन्होंने ही कहा था कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं अगर 400 सीट हमें आएगी, तो ये चुनाव मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव है, क्योंकि मैं आज संविधान को लेके आया हूं, और ये संविधान जो लाल है- वाली नहीं लाया आप? नहीं, ये संविधान जिस संविधान का मजाक एक मिनट, सबसे रुकिए, ज्यादा आपने उठाया, एक मिनट आपने देखिए, उड़ाया मैं उस एक मिनट संविधान कह की लूं बात भैया, कर रहे हैं। कह लूं। देखिए, ये संविधान को बचाने वाला चुनाव है, और जनता ने बता दिया है कि ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, 140 करोड़ जनता की ताकत है, और अगर इसे कोई बदलने का प्रयास करेगा तो जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। एक सा ईमानदारी से बताइए, अभी भी जो जितनी सीटें थी, क्या वो संविधान नहीं बदलने के लिए काफी नहीं थी? नहीं, मैं लेकिन एक इंटेंशन, हमने तो कभी बदलने का प्रयास नहीं किया। अमेंडमेंट इज डिफरेंट थिंग, हाँ भाई, अमेंडमेंट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारे लोग अगर कभी ये नहीं कहा कि पुनीत अगर 400 जी- रहेगा तो हम संविधान बदल देंगे। एक जन ने नहीं कहा, अनंत हेगड़े जी ने कहा, लालू सिंह जी ने कहा, मिर्गा जी ने कहा, ऐसे अनगिनत लोगों ने कहा। संविधान से सर्वाधिक बार छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान बदलना संशोधन करना अंतर होता है। संविधान बदलना संशोधन करना अंतर होता है। आप लोग संशोधन करना नहीं चाहते, आप बदलना चाहते हैं। जरा रिजल्ट बदलना देख और लीजिए, संशोधन करना जरा दोनों अलग रिजल्ट देख चीजें लीजिए हैं। और आप सुन इस देश लीजिए, के बाबा सुन साहब लीजिए। भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को सुन बदलने की बात लीजिए। करते हैं, वैसे संशोधन करने की बात नहीं करते हैं। आप दोनों को मैं बोलना चाहूंगा, ये संविधान- एक मिनट वैसे तो देखिए, मैं आपको आप बता रहा बताइएगा हूं, सर, जो राजीव संविधान गांधी ने को स्वयं लेकर कई बार कहा है। एक मिनट संदीप भाई, तो संविधान संविधान संशोधन को और लेकर बदलना ये जो अंतर है। सबकी संदीप बात जी, चुनाव में छिड़ी, ऐसी भी पहले कभी नहीं हुई। संशोधन करना और बदलना अंतर है। आप तो पूरे संविधान के पुस्तक को बदलना चाहते हैं। संविधान नहीं बदलना चाहते हैं। आपके सांसद कहते हैं, आपके हमने नहीं पार्टी कहा। के लोग आपके नेता उस कहते हैं। संविधान के पुस्तक को बदलना चाहते हैं, उसके लोग- उसमें लोग- amendment चलिए करना चाहते हैं। लोकतंत्र आप में- लोग संविधान के पुस्तक को बदलने की बात पुनीत जी, करते हैं। कानून कौन लाया था? आपातकाल किसने लाया? आपातकाल तो 10 साल से नरेंद्र मोदी लगाए हैं। सुना- 10 साल से नरेंद्र मोदी लगाए हैं। इस चैनल में आंकड़े बता रहे हैं, इस चैनल में आंकड़े बता रहे हैं लोकतंत्र में कितना दबाव है। बाबानो मामले में ये जनता चैनल के आंकड़े जनार्दन बता का रहे हैं निर्णय लोकतंत्र लेकर में देख कितना रहे हैं। दबाव है। तो घोषित मीडिया पे इतना दबाव। दुहाई दे रहे अरे हैं। एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी के शांति लिखा शांति होता है। एक मिनट एक मिनट ऐसे जी, किसी जी। को सुनाई नहीं। पुनीत जी, देखिए, मैं जैसे पहले कहा था कि ये इलेक्शन में कोई ऐसे मुद्दे हावी नहीं हुए जिनको लेके पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच चर्चा रही हो। संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा ये लोगों का विषय नहीं रहा है, ये चुनावी विषय नहीं रहा है। और दूसरा, जो भी लोगों ने ये इशू को उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में कितने रिस्पॉन्सिबल पद में हैं। ये जब नाम आए तो हम तो पहली बार नाम सुन रहे थे इन व्यक्तियों का, तो क्या हम इनको ऑफिशियल स्टेटमेंट मान ले भारतीय जनता पार्टी का, या गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं? क्या ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम हम पहली बार सुन रहे नहीं, हैं? दो तो तीन हम बार- क्या इनको अकाउंट में ले क्या कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी? Correct. अगर बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड आता कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, तब हमें इसको नहीं, कंसिडर लेकिन करना उनका चाहिए एक था। लॉजिक भी आया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास नंबर्स की ही बात है कि 400 पार क्यों और इसलिए, तो उन्होंने कहा ये नंबर्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे। बिल्कुल, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर जो चेंजेस करना है, संविधान की जो व्यवस्था बदलनी है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और इसको लेके अननेसेसरी एक डिबेट करने का कोई औचित्य था नहीं। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में ये एक जो मुद्दा कांग्रेस को लेके जाना चाहिए था, वो मुद्दे कांग्रेस लेके जा ही नहीं पाई। जी सुबोध जी, देखिए, और इसके साथ स्थिति बदल गई है। 9 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी 2 सीटों पे मध्य प्रदेश में अब आगे हो गई है और 27 पे बीजेपी है। चलिए, तो ये दोनों लगभग- जगह कांग्रेस पार्टी 2-2 सीटों पर लीड कर रही है। और ये लगभग सारी सीटों का रुझान अब हमारे पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी सीटों का रुझान है। 2-2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, और मध्य प्रदेश में 27 पर बीजेपी की लीड, छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर लीड। न्यूज रूम अगर ये बता सके कि ये 2 सीटें कौन कौन सी हैं कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो बेटर होगा। चलिए, दोनों सीटों के ऊपर हमारी नजर रहने वाली है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हाँ सुबोध जी, सर जो कह रहे थे कि कांग्रेस मुद्दों को नहीं उठा पाई, मुझे लगता है कि आप जब से मैं आपको सुन रहा हूं, मुझे उसके अंदर से संघ की थोड़ी सी बू आ रही है। मुझे लगता है कि आपने शायद चुनाव को देखा नहीं, और मेरी आपत्ति इसलिए है क्योंकि अगर आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको वो बात करनी चाहिए जो देश के मुद्दे हैं। आपने देखा नहीं, हमने महंगाई पे बात की,
क्या आपके घर में 40 रुपए का पेट्रोल आ रहा है जो रामदेव बाबा और नरेंद्र मोदी दे रहे थे? क्या आपके जरा घर में उसका भी एक मिनट सुनो ना सुन मुकेश सुन भैया, लीजिए। सुनने की क्षमता रखा करो ना आप लोग, बड़ी दिक्कत है तो यार। नहीं, उनके क्या ऊपर आपके घर प्रश्न में- उठाने पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, आप सुन लो। क्या आप मैं उनसे बात कर रहा हूँ, महंगाई की यही बात तकलीफ कर रहा हूँ, है। मैं जवाब दे बात रहा हूँ। इधर करो, मिर्ची उधर रखो। महंगाई की बात कर रहा हूँ, आप इधर सहयोगी सहयोगी हैं। उधर रखती है। ऐसे मत क्या करो भैया, सुना करो। आपके घर में भी 40 का पेट्रोल आ रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई थी, बेरोजगारी है। एक बात है देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर वो धार्मिक उन्माद है। अगर आपको वो मुद्दे नहीं दिखे देश में, मुझे लगता है आप चुनाव से बहुत दूर थे। एक मिनट और चुनाव से हर वो शख्स दूर था। सुबोध जी पुनीत साथ चढ़, एक मिनट चुनाव से हर वो शख्स दूर था अरे जिसे महाराज, एक बात तो सुन लें। देश के जमीनी मुद्दे नहीं दिखे, सुबोध जिसे जी, देश में हिंदू और मुसलमान को सुबोध लड़ाने जी, वाली पार्टी नहीं 7 दिखी। चरणों के चुनाव में जब जब कांग्रेस पार्टी ने इंडिया ने अपने मुद्दों को पकड़ के रखा है, इंडिया अच्छा आपने कहा नतीजा ना, दिखा है। इंडिया लेकिन आपने कहा जब एक और जब आप आपत्ति मुद्दों मिली। में किसी यहाँ एक आप दिखा रहे हैं। बयान में फंस गए हैं, तब आप उलझे हुए भटके नजर आए। सर एक आपत्ति मुझे और है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एनडीए में भी आखिरी ए का अर्थ अलायंस है, इंडिया में भी आखिरी ए का अर्थ अलायंस है। तो मेरी एक छोटी सी आपत्ति और निवेदन भी है, या तो उसे एनडीए अलायंस कहें या कांग्रेस के जो अलायंस है उसे इंडिया लिख दे। हम तो इंडिया गठबंधन इंडिया लिख रहे हैं। यहाँ इंडिया देखिए गठबंधन पहली में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कोई शंका नहीं है, कहाँ चल रहा है कोई इंडिया शंका नहीं है। गठबंधन? अरे ऊपर इंडिया लिखा है भाई। नहीं इंडिया गठबंधन चल रहा है क्यों? जी जी जी, चलिए कोई नहीं। तो दूसरी भाई अगर दूसरी न्यूज़ों चीज में मुझे इसको लगता है इंडी गठबंधन लिख रहा है तो ना लिखे। देश में जो मुद्दे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ सबको, ऐसा नहीं, हम लोग इंडी गठबंधन नहीं कह रहे हैं, हम लोग इंडिया ही कह रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो उसको सही कर गठबंधन लिख दीजिए। नहीं, मेरा सवाल अभी उसका उत्तर नहीं आया। मेरा सवाल ये था, आप लोगों ने जिन मुद्दों को या जिन योजनाओं को 2024 के लिए चुना, जिन 5 गारंटीज को आपने, जिन 5 न्यायिक और 25 गारंटी को आपने चुना, अगर आप उन पर रहे हैं तो आपका बड़ा अच्छा असर दिखा है, लोगों में उसका बज रहा है। लेकिन जब जब आप किसी नैरेटिव में फंसे हैं तो भटके हुए नजर आए। पुनीत जी पूरे चुनाव ये शेयर का आकलन रहा है। पूरे चुनाव में सिर्फ नैरेटिव में फंसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। आप जरा मुझे मुझे इनका उत्तर मुझे लेने लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, मुझे लगता है हाँ महंगाई मुद्दा है। हम उस पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी उस पर। किसी के घर में, मैंने कहा ना, 40 रुपए का पेट्रोल नहीं आ रहा है और 400 रुपए का सिलेंडर नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दा बना, सबके घर में महंगाई का असर बराबर है। महंगाई तो- मुद्दा बना, तो आपको महंगाई लगा? मुद्दा है। ठीक है, और अगर आप जरा मुझे उसका उत्तर लेने दें। देश में अगर धार्मिक उन्माद मुझे है, उत्तर वो लेने मुद्दा दें। है। जी। इसे देखिए मानना हमने पड़ेगा। तो इस चुनाव को सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा है, मगर ये कौन सा कांग्रेसियों विकास कर की रहे ये हैं आप क्या लोग? प्रवृत्ति है ये नहीं जानते जो भारत टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जो कहते हैं उनकी बू आनी चाहिए तो इनको खुशबू में मजा आएगा। जो गौ मांस खाने वाले हैं, गौ तस्कर है, उनकी अगर ये बात करें तो इनको मजा आएगा। अरे भारत की सौंधी खुशबू, जो संस्कृति की सौंधी खुशबू आती है ना, उससे इन कांग्रेसियों में चिड़ होती है। अमित जी, मैं आपसे एक मिनट दीजिएगा। देश में काला धन लाने वाले थे, वो विकास था आया। अमित जी ये कहते हैं कि पुनीत जी, एक सेकंड महंगाई लीजिएगा। का या बेरोजगारी का मुद्दा इंपॉर्टेंट था और इनसे भटकाने वाले सारे बयान और कैंपेन आप लोगों ने किए। देखिए ये इंडिया अलायंस जिसको हम इंडी ही कहते हैं, और इस पर सुबोध जी आपत्ति करें तो करें, उनका मुद्दा महंगाई बेरोजगारी कहाँ रहा साहब। वो तो भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाते रहे कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हटा दिया जाएगा, और यहाँ तक कि माननीय अमित शाह जी का एक वीडियो एडिट करके तेलंगाना कांग्रेस ने उसको अपने ऑफिशियल पोस्ट पर डाला। साहब ये आपके मुद्दे थे। सुबोध जी लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है, ये करने की क्यों जरूरत पड़ी। महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा था, आपने आरक्षण पे एडिटेड वीडियो अपने ऑफिशियल आईडी से क्यों पोस्ट करा, इसका जवाब दे सकते हैं? देखिए जो ये नड्डा गठबंधन है, नड्डा गठबंधन इसलिए कहूंगा, ये मुझे इंडी गठबंधन बोल रहा है क्योंकि इनको इंडिया बोलने में शर्म आती होगी, या हो सकता है इनको लज्जा लगता होगा। मैं ये चीज बोलना नहीं चाहता था, मैं उसको हाँ, इंडिया गठबंधन बोलता हूं। इनको शर्म आता है इंडिया बोलने में, क्योंकि ये मुजरा बोलते हैं, क्योंकि ये मुसलमान बोलते हैं, ये मटन मछली बोल सकते हैं, ये मुजरा बोल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा, ये जवाब इंडिया तो दो, मैं गठबंधन जो की बात पूछा नहीं जवाब तो करेंगे, ले लीजिए। ये संस्कृति की बात कर रहे थे ना। Edited मैं video पूछना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी का संस्कृति है मुजरा, क्या भारत नरेंद्र के मोदी जी टुकड़े की होने वाले की संस्कृति है बात मुजरा? करें। जो जो मुजरा की आप बात इनके कर रहे साथ हैं, देश खड़े के हो तो उनकी बात प्रधानमंत्री, करें। ये आपकी अरे संस्कृति है आपकी मुजरा। मानसिकता कैसी है? मुजरा की ना बात देश, करेंगे, ना धर्म, ना आप संस्कृति, की बात करेंगे, किस मानसिकता से आप जीते हैं? मुसलमान की यही बात कारण करेंगे। है, क्या नरेंद्र यही मोदी कारण जी है का संस्कृति है आपसे मुजरा? गिरने क्या का यही भारतीय कारण जनता है, पार्टी का और संस्कृति यही है लेट मुजरा? जाएगी फिर। ये अब आपके तो खत्म संस्कृति हो है। जाओगे। अब अरे बदबू आ 400 रही है पार है, भारतीय जनता ये पार्टी 12 के बजे बयान तक में। आप देखिए भारतीय जनता 400 पार होगा पार्टी साहब, बदबू आ रहा है। 400 पार होगा, अमित होगा शाह 400 पार। आप दूसरे की बात आती है। देखिए इंडी अरे गठबंधन, भाजपा नेता इंडिया आपको लाइन देश की से, अरे आप संस्कृति के इंडिया की बारे बात में करते मालूम, हो, इस देश की इंडिया को माटी के टुकड़े खुशबू टुकड़े के करने बारे वाले में के मालूम। साथ अरे आप जो खड़े गौ होते हो, माता के उनकी नाम बात लेके, करते हो। जो भारत बीफ पर ये कंपनी होने ले, नहीं देगा। बीफ कंपनियों को आपके
बड़ा वक्त है। अरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है ना सबसे बड़ा चलिए साहब, हो गया, क्या संस्कृति की बात करेंगे? अरे जिनके मुंह में मुजरा हो, जिनके संस्कृति का मुजरा हो, वो क्या भारत की संस्कृति की बात करेंगे? इनको जो संस्कृति की बात नहीं मालूम, अरे शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी। देश की संस्कृति मुजरा है, देश की संस्कृति आपकी संस्कृति मुजरा है, इसकी सऊदी देश खुद की संस्कृति को मुजरा है। बदबू कहने वालों शर्म करो। अरे शर्म महाराज एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। वंदे मातरम नहीं कहते आप। धनंजय भाई आपको सब लाइव देख रहे हैं, एक मिनट पहले प्लीज माइक डाउन, से दूर रहते हैं, प्लीज माइक डाउन कीजिए। आप लोग दूर रहते हैं, आप लोग दूर अमित जी, टुकड़े होंगे अमित जी प्लीज जरा रिजल्ट वाला दे रहे हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए, जनता का थोड़ा सम्मान कीजिए, जनता का थोड़ा सम्मान। एक मिनट के लिए मुझे एक मिनट मौका दीजिए। बातचीत में हुआ क्या, ये लोग जब बातचीत कर रहे थे तो जो 1990 के बाद आंकड़ा हुआ करता था कि भैया 272 आ जाए, ये तो 14 के बाद ट्रेंड बदला ना, वो आंकड़ा करीब है एनडीए 269, वो आंकड़ा करीब है। पहला जो घंटा रहा है वो एनडीए 269 और 148 पर इंडिया गठबंधन और 22 पर अदर, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीटें कम हैं। और आप देखें अब जो आप रवि सर आप चाह रहे थे, देखें जिन जिन सीटों पर जो प्रत्याशी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आगे उनकी तस्वीर दिखने लगी है। कांतिलाल भूरिया हमको बस आगे दिखाई पड़े मध्य प्रदेश में, और ये एक सीट छोड़ दी जाए राधेश्याम, ये भी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखें मध्य प्रदेश में उन सारे सीटों पर हम आपको एक एक करके रुझान भी दिखाएंगे। विकास भाई पीछे चल रहे हैं रायपुर सीट से, कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं बस्तर सीट से, ये नजर आ रहा है। लेकिन किन सीटों पर आगे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर और नीचे उत्तर प्रदेश और ओवरऑल देश की तस्वीर ये भी हम दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बड़ी अब बीएसपी 17 पे आगे, मतलब ये आप न्यूज रूम जरा इसको चेक कर लें, बीएसपी 17 सोर्सेज बीएसपी 17 हम दिखा रहे हैं। ये मतलब एक बार आप इसको दोबारा चेक कर लें, अगर ऐसा है तो ये बड़ा अप्रत्याशित नतीजे हैं अगर ऐसा होता है तो। और भारतीय जनता पार्टी 40 यानी 39-40 के आसपास, और कांग्रेस जो है केवल अब कांग्रेस मतलब कांग्रेस सपा मिला करके ये 5 सीटों के ऊपर फिलहाल इनकी लीड दिख रही है। ईवीएम्स खोलने के बाद में ऐसा हुआ है। अब आते हैं 17 सपा, ये 17 अभी जो हमारी अपडेट है जानकारी, ये 17 समाजवादी पार्टी है। ये एक बड़ा अपडेट दे दें, ये बीएसपी नहीं एसपी है, 17 एसपी नहीं तो फिर न्यूज रूम इसको सही करें, इसको सुधारें। चलिए एक के बाद एक तमाम सीटों के ऊपर रुझान आ रहे हैं, और एक मुद्दा उठाई पड़ा हमको यहां भी नजर आया दोनों के मुंह में। मैं आता हूं आपके पास। दरअसल होता क्या है कि जब हम सवाल के जवाब में आरोप लगाने लग जाते हैं, और आरोप प्रत्यारोप की सियासत जनता ने भरपूर देखी प्रचार के पूरे दौर में। आज आप रिजल्ट की रोशनी में जो चीजें आ रही है उन पर अपनी बात रखिएगा। एक बार माइक उनको दें। एक ग्राउंड रूल और बना दीजिए कि एक व्यक्ति बोले तो वही बोले, तो फिर हम तो ये चाह रहे हैं जनता को समझ में आए, और दूसरा एक दूसरे का सम्मान करें साहब। आप एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग, अभी तो हमने शुरुआत में बोला कि छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी तरीके से सब सहृदयता से रहते हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि वो भाई अभी तक बोले नहीं, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। जिन मुद्दों को लेकर के आपने इलेक्शन लड़ा, क्या वो बहके रहे, अलग अलग चरणों के मुताबिक अलग अलग नहीं रहे? और इसमें केवल छोटे कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेता, क्या ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है? क्या ये किसी बड़ी धारणा का नतीजा आप मानते हैं? वैसे मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि ये जो यूपी के आंकड़े हैं ये हमारे न्यूज रूम के हिसाब से एकदम सही हैं, परफेक्ट है। जिस तरीके के जो ट्रेंड है वही ये दिखा रहे हैं जी। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, एकदम देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी जी। पुनीत जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव पहले दिन से ही लोगों के जनहित के मुद्दों पर लड़े, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बढ़ती असमानता हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। निश्चित तौर पर आरक्षण और संविधान बहुत महत्वपूर्ण था इस चुनाव में। आरक्षण को लेकर अभी अमित चिमनानी जी कह रहे थे कि हमारे नेताओं ने नहीं कहा, तो आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख ने भी कहा, संघ के प्रचार प्रमुख है उन्होंने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा। और सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है 2 दिसंबर 2022 से छत्तीसगढ़ का जो विधेयक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी अपनी सहमति जताई थी, अपना समर्थन दिया था, किसके इशारे पर मुझे जरा इसका उत्तर लेने दीजिएगा
कि क्या ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर कोई बदलाव चाहती है? किसी बड़े नेता ने क्या ऑफिशियली, क्योंकि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए का नेतृत्व वो करने वाली पार्टी, क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई एक बयान है जब आपको लगता है कि इस बड़े नेता ने कहा है? जबकि जब ये बात चरणों में उठी है तब खंडन आया है बड़े बड़े नेताओं का, हम इसे बदलने नहीं वाले। उन्होंने तो दावा किया हमारे रहते बदलने नहीं वाले। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है, इनका खुद का मानना है कि आरएसएस के इशारे पर ये चलने वाले लोग हैं। आरएसएस के प्रमुख ने बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि अब समय आ गया है समीक्षा करके। सुनिए, अगर कहीं पे कोई बयान आता है उसके बाद स्पष्टीकरण आ जाता है तो कम से कम आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कर दिया था इसको। सुनिए उनका भी कम से कम आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। जब बयान आ चुका है उसके बाद भी अगर भ्रमित करने का प्रयास होगा फिर आप कहेंगे। और एक बड़ी बात है, अगर कोई बोल रहे हैं आप लोग, अगर कोई पब्लिक के बीच में पब्लिक रैलीज में कह रहा है जिसको पूरा देश सुन रहा है, तो क्या आप बाद में इस बात को खारिज कर पाएंगे? मेरा सवाल है, उन्होंने कह दिया कि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। ना, जैसे झूठ की बात कही, झूठ और जुमलेबाजी कौन कर रहे हैं? जिनको 10 साल तक जनता ने चुना था वो मांस मछली मंगलसूत्र से आके मुजरे पे आ गए और उसके बाद अपडेट्स हम दे दें, कुछ अपडेट्स हम दे दें कि टेम्पो भर के पैसे कुछ अपडेट्स दे दें। देखिएगा आप तकरीबन 450, एक मिनट दोनों खेमों को मैं रोकता हूं। आप देखें जरा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, टैली में लगातार तेजी से हमारे पास पर रुझान आ रहे हैं। 441 हमारे पास रुझान आ चुके हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी रुझान, सभी सीटों के रुझान हमारे पास में ऑलरेडी हैं। और एक बड़ी खबर है, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश कश्यप इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांकेर से बीजेपी कैंडिडेट भोजराज नाग जो पहले पीछे थे अब ये आगे हो गए। नरेश हमारे साथ में जुड़ गए बस्तर से, सीधे उनका रुख करते हैं। जी नरेश, अपडेट दीजिएगा। देखिए, शुरुआत में जो रुझान आए उसमें सबसे पहले कांग्रेस आगे निकलती दिखाई दी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही महेश कश्यप आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और करीब करीब 1000 से अधिक मत, अगर पूरे बस्तर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो पहले राउंड के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें 1000 से अधिक मतों से वो आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कम है ये आंकड़ा, इसलिए अभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अलग अलग चक्रों में गिनती होगी उसके बाद स्पष्ट होगी स्थिति कि कौन कितने आगे, कितनी बढ़त पे है। पर शुरुआती डाक मतपत्रों में भी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डाक मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग पहले शुरू होगी, फिर डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी, तो उसके भी नतीजे अभी अंतिम तौर पर आना बाकी हैं। लेकिन करीब 127 मतों से डाक मतपत्रों में भी बस्तर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। तो भाजपा एक तरह से शुरुआती बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। कांकेर की बात करें तो यहाँ पर भी, कांकेर में भी ये स्थिति है कि काफ़ी नज़दीकी ये मुकाबला शुरुआती चरणों में दिखाई दे रहा है, कांटे की टक्कर है। पहले भाजपा आगे थी, वहीं पर अब जो दूसरे राउंड की जो जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस आगे जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ बड़े अपडेट हमको और मिल रहे हैं। रवि सर, जो आप जानना चाह रहे थे, आप देखें ये बड़े अपडेट्स आपको बता दें। छत्तीसगढ़ से कौन कौन आगे चल रहा है, 11 के 11 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। राहुल, आप बता रहे हैं। यूपी की टीम से हमें जानकारी ये मिली है कि देखिए 41 पर बीजेपी और कांग्रेस प्लस यानी समाजवादी पार्टी 30 पर। और रवि जी, यहां पर एक जानकारी मिली है जिसे एक पीढ़ी भगवान श्री राम के नाम पर पूछती रही। अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं और 3000 वोटों से पीछे है सुनीता वर्मा से, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट से 3000 वोटों से पीछे। और अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में आप देख लें, जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरी आगे चल रहे हैं, कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग आगे चल रहे हैं। अब आप देखें 8-3 का आंकड़ा टैली में हो चुका है। ये देखें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, 3 पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त, जिसमें से एक राजनांदगांव की सीट है, दूसरी शिव डहरिया वाली जांजगीर की सीट है, और एक और सीट कौन सी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यही रहता है तो कांग्रेस के लिए काफी अचीवमेंट होगा, क्योंकि अभी तक 1 और 2 ही सीटें पिछले 3 चुनावों में जीत पाए हैं। और ऐसे ही हम एग्जिट पोल्स में भी इसी तरीके की 1 या 2 सीटें, दो हमारे हिसाब से थी। हाँ, तो नहीं, बाकी सबको भी हम देखें तो 1-2 से ज्यादा कोई दे नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ आप देखें 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की फिलहाल शुरुआती बढ़त है। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप आगे चल रहे हैं, कवासी लखमा से उनका सीधा मुकाबला है। और यहां से अभी बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी आगे, भले ही जो छोटा सा मार्जिन है लेकिन आगे। तो सभी 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हमारे पास में रुझान आ चुके हैं।
राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे, गुना से भी आ गया है। देखें आप 6200 वोटों से आगे चल रहे हैं सिंधिया। अच्छी लीड है ये जी, शुरुआती तौर पर सिंधिया जी जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतने की उन्होंने बात की थी। तो देखें, और उधर हाफ मार्क से केवल एक कम बचा है, 271 तक का रुझान पहुंच चुका है। लेकिन ये अभी जैसे नेता भी कहते हैं सारा ये काफी अर्ली है। 165 दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक सीट कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जो आगे है वो दिग्विजय सिंह की है। जी जी रवि सर, भले यहाँ बहुमत के करीब हो, लेकिन अमित चिमनानी जी का अपने लोगों से कह रहे हैं यूपी देखो यूपी। तो उत्तर प्रदेश में आप देखें 41 और 32। यूपी देखने वाली बात है। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि यूपी को थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं, ये बात सही है राहुल जी। हाँ, मतलब हम अभी यहीं बैठे हैं और जब जाएंगे यहाँ से ना, तब आपको हम दिखा करके जाएंगे कि यूपी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे साहब, हम तो खुद ही दिखाने बैठे हैं जो चढ़ रहा है। एक बार देखेंगे, थोड़ा कुछ उसमें कंफ्यूजन। रवि सर चेक कर लीजिए, ब्लड प्रेशर अगर ना बढ़ जाए। और छत्तीसगढ़ में 10-1 का आंकड़ा हो गया, 10-1 का 9 तो फिर अपडेट। जी जी नहीं अमित जी आंकड़े से पहले एक मैं बार बार पूछना चाह रहा था, ये राहुल गांधी जो संविधान लेके घूम रहे थे और आप जो लेके आए, दोनों अलग अलग है भैया? क्या है मामला? क्या है? आपको समझ में नहीं आ गया क्योंकि आपका संविधान पे विश्वास नहीं है। आप तो बदलना चाहते थे, आपका विश्वास नहीं है संविधान। समझोगे संविधान क्या होता है? अगर संविधान की ऐसे करो। सरगुजा और राजनांदगांव ये दोनों संविधान वही है जो एक मिनट फिर से अपडेट है। सरगुजा और राजनांदगांव ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। 2 सीटें फिर वापस हो गई, 9-2 का आंकड़ा वापस हो गया है। तो सरगुजा और राजनांदगांव इन 2 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट की लीड है। बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पुनीत जी, हाँ। देखिए, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, अमित जी दिखाओ ना उसको, ऐसे क्या है भाई? मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। अमित एक मिनट, अमित एक मिनट बोले मैं संविधान ले। अमित जी दोनों अमित जी ये संविधान वही है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। ये संघ वाला संविधान नहीं है जिसमें आपको अलग दिखेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है, जिसे संघी और भाजपा सब डरते हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले 15 दिन का आंकड़ा, बाबा साहब ना जिन्होंने आपसे प्रताड़ित होकर के इस्तीफा दिया, वही बाबा साहब है ना, वही बाबा साहब है जिसके संविधान के दम पर आरएसएस पर बैन लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 271 जिसके संविधान के 271 आरएसएस पर लगाया था का आंकड़ा एनडीए पहुंच चुका है और 272 जिसको हम कहते हैं मैजिक फिगर, उसको टच करने वाला एनडीए, और 165 के ऊपर फिलहाल इंडिया गठबंधन ये दिखाई पड़ रहा है। दोनों को आप बारीकी से देखें, इसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन क्या ये फिक्स होने वाले हैं या बढ़ने वाले? राजनांदगांव और सरगुजा छत्तीसगढ़ में ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, कांग्रेस कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे आगे चल रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह अपनी सीट राजगढ़ के ऊपर आगे चल रहे हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। हाँ, रवि सर, जो बड़े कैंडिडेट है जैसा हम देख ही रहे थे कि शायद हो सकता है, लेकिन राजगढ़ में चुनाव काफी कांटे का फंसा हुआ था। अगर कोई लोकल उम्मीदवार से कोई नाराजगी होगी तो दिग्विजय जीत सकते हैं, लेकिन जो था कि वो कांटे की टक्कर वहां पे थी। नहीं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके समय में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनके कैंपेन करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। वे स्वयं भी कई मंचों पर अलग अलग मूड में ये बातें कहते रहे। लेकिन अब की बार ये नतीजे अगर इसी तरीके के परिणत होते हैं तो फिर वाकई एक बड़ा उलटफेर होगा। और मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं है, बयान ज्यादा नहीं दे रहे इसलिए। सरगुजा से शशि सिंह आगे हैं, रोक दिया है। सरगुजा से शशि सिंह अभी आगे चल रही है, वो युवा नेत्री हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का इसमें कोई शंका नहीं। एक अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। कैंडिडेट्स आपने अब की बार बड़े तगड़े दिए, ये हमने कई नेताओं को कहते हुए सुना कि जो कैंडिडेट्स का चयन था। मैं चाहूंगा अब की बार भगत साहब थोड़ा आप भी बोलें, माइक थोड़ा भगत साहब को भी दें साहब। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, हमारे पास माइक है। कैंडिडेट्स को लेकर के अब की बार ये कहा गया कि तारीफ की गई थी कि आपने इस पर बड़ा होमवर्क किया। नहीं, होमवर्क नहीं, कांग्रेस हमेशा से होमवर्क, एक तगड़ी होमवर्क करती है कोई भी सीट को आवंटित करने के पहले। और शशि सिंह एनर्जेटिक लीडर हैं और निश्चित रूप से उसको सफलता अन्य लोगों के साथ साथ उसको भी, लेकिन उनको अपने खेमे में बड़ा विरोध झेलना पड़ा था, ये भी एक फैक्ट है। राजनांदगांव हो, सरगुजा हो, दोनों जगह की बात कर रहा हूं मैं। अंतर विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए सभी कार्यकर्ता। रवि सर, बड़ा इंटरेस्टिंग था, राजनांदगांव में हमने देखा कि भूपेश बघेल जी को सर्वाधिक अपने खेमे के अंदर से चुनौतियां मिलती रहीं, और दूसरा शशि सिंह जो वहां की जनप्रतिनिधि रही,
जिन्होंने बड़ा तेजी से एक पिछले चुनाव से अब तक जमीन पर काम किया, उनके खिलाफ भी कांग्रेस में प्रदर्शन तक हुआ था राजीव भवन में। नहीं, देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो खुद ही की वजह से चुनाव हारती है। कोई दूसरा अगर वो ढंग से लड़े उनके नेताओं को, तो काफी अंतर विरोध काफी रहता है। अंत तक रहा, हमने देखा उनके इधर ऑफिस, रायपुर ऑफिस में भी जो स्पोक्स पर्सन आई थी, उनके साथ भी किस तरीके का व्यवहार या जो भी हुआ उसमें अभी कोई उसमें फैसला नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा अंतर विरोध, जबकि मजबूत कैंडिडेट है। ये आपने सही कहा कि चुनाव अच्छे से लड़ा गया, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, और लगभग जिस तरीके के हम लोग आकलन कर रहे थे, रिजल्ट उसी तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है, कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और 271 के ऊपर अभी इस समय एनडीए दिखाई पड़ रहा है और 167 पर कांग्रेस पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा राहुल, जैसा रवि सर और 272 का आंकड़ा यहाँ पर एनडीए ने छू लिया है। 272 का आंकड़ा, यानी जो बहुमत का आंकड़ा होता है, उसे एनडीए गठबंधन ने छू लिया। अभी का अपडेट, काउंटिंग शुरू हुए 1 घंटा 4 मिनट के ऊपर 272 का ये आंकड़ा रुझानों में अभी तक टच किया है। शुरुआती रुझान है, क्या इसमें परिवर्तन या इसमें ये आंकड़े एक तरफा बढ़ेंगे? देखें आप, इंडिया गठबंधन भी 196 के ऊपर। बाकी दर्शकों की मैं, क्योंकि ये बहुत शुरुआती हैं, अभी खुली काउंटिंग शुरू हुई है ईवीएम, लगभग ये आप मानिए कि 11 बजे, जो मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे भी हैं, कि 11 बजे के आसपास जो होता है उस समय लगभग पुख्ता रुझान हम कह सकते हैं कि 11 बजे के बाद जो जितने नंबर से पार किया वो लगभग फिर उसको कंटिन्यू करता है। जी, तो अभी हमें और ये देखने वाली बात। जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ज्योत्सना मान जी, कोरबा सीट एक ऐसी रही है जिसपे हम मान रहे थे कि बड़ी मजबूत फाइट होगी, एकदम शुरुआती मान रहे हैं, लेकिन इसके अपार्ट जो वहां पर मुद्दा चला, बाहरी वाला, निष्क्रियता वाला, कार्टून वॉर्स अपने अब की बार बहुत झेले, कार्टून वार एक के बाद एक, उसमें सबसे बड़ा उनके ऊपर यही एलिगेशन था कि वे एक तो बाहरी भी हैं और निष्क्रिय भी हैं, और अभी फिलहाल वो पीछे, अभी तक एक बार भी आगे लीड लेती हुई दिखाई नहीं पड़ी। देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि महंत परिवार ने वहां पर बहुत काम किया है और वहां की जनता महंत परिवार को बहुत चाहती है। और लगातार आपको मैं बता दूं, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि हम विनिंग कैंडिडेट, हमारी कैंडिडेट रहेंगी। लेकिन आपने जो, अब मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने हिम्मत की इंडिया गठबंधन बोलने की और दिखाने की। कई चैनल तो इंडी दिखाते हैं। पहले मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, मैं शुरू से बोल रहे हैं, हमारी आपको धन्यवाद देना निर्देश दिया है इंडिया गठबंधन। जी, दूसरा एक, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, दूसरा चीज कि जिस प्रकार से हम अभी 15 दिनों का मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 233 बार कांग्रेस का नाम लिया सिर्फ 15 दिन में, 750 बार इंडिया गठबंधन का नाम लिया और 206 रैलियां की, 80 ठोक इंटरव्यू दिए। एक ही चैनल को 4-4 बार 10 सालों बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया। और सबसे अहम बात, 750 बार उन्होंने खुद का नाम लिया। मोदी जी की गारंटी, मेरी गारंटी, मेरे को देख के वोट दो। ये एक मिनट हमारे साथ मध्य प्रदेश से आपने तो कहा था 400, मतलब आपको मालूम था, आप उत्तर लेने देंगे। हाँ जी, जो कुछ कहेंगे, कहीं ना कहीं जो बताया उन्होंने, रुझानों में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि इनको समझ में आ गया है। और मैं तो कहता हूं भाई, ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है, पैरों के नीचे इनके थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश चलना है, फिर मध्य प्रदेश चलना है। संगीता शर्मा जी हैं कांग्रेस से और प्रियंका दुबे जी आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की चेयर पर। संगीता जी, प्रियंका जी, आप दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हुए, शुभकामनाएं देते हुए शुरुआत करूंगा मैं संगीता शर्मा जी से। एक सीट राजगढ़ वाली, हमारी जानकारी के मुताबिक उस पर कांग्रेस लीड कर रही है, जो हमारे पास में रुझान है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। दिग्विजय सिंह वहां से आगे चल रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? चल रहे हैं, इसके अलावा भी हम 4 से 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं, पीछे हो गए। देखिए, अभी तो ये पहले राउंड का आप बता रहे हैं रुझान है, और रुझान है ये हमारे अनुमान के आधार पर तो अभी नहीं दिख रहा है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे राउंड, तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी सीटें बढ़ा रही है और देश में भी 199 सीटों पर रुझान में आगे चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो होने वाले हैं, जो राहुल गांधी जी ने बात कही है 295 की, तो हम 295 तक पहुंचने वाले हैं। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा पहली बार में ही फेल हो गया है 400 पार का, तो वो
साफ नजर आ रहा है आपके रुझानों में। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और होता भी है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस के अंदर। आज जो अभी आपके रुझान में देख रही हूँ कि इंडिया गठबंधन को 203 सीटें तक हम पहुंच गए हैं, तो रुझानों में अभी और बढ़त मिलने वाली है। हम 295 के पार भी पहुंच सकते हैं। आ गया है संगीता जी, 200 पार इंडिया गठबंधन भी चला गया है। 203 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 275 के ऊपर एनडीए और 203 इंडिया गठबंधन। ये तो बड़ा रोमांचक मुकाबला हो गया है, बहुत ही रोमांचक। अभी 9 से 10 वाला ही सेक्शन है लगभग। ये जो अभी के जो रुझान है वो एग्जिट पोल को तो झूठा मतलब वो कर रहे हैं, उतना उसको मान नहीं रहे कि जी संगीता जी थोड़ा उत्साह आया होगा। अब जरा प्रियंका जी की भी प्रतिक्रिया ले लूं। प्रियंका जी, 203 पर इंडिया है देश में। जी नमस्कार। अभी बहुत शुरुआती रुझान हैं और जिस प्रकार से अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि तो आप अपनी बात रखें। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी आगे चल रहे हैं और जैसे ही मैंने जी और दिग्विजय सिंह जी का जैसे ही मैंने भी स्क्रीन पे देखा तो तुरंत लिखा हुआ था कि पीछे, शायद अपडेट तुरंत हुआ होगा तो आप शायद चेक नहीं कर पाए होंगे। तो अभी तो बहुत इनिशियली स्टेज है, पर हमें विश्वास है कि सेवा की, सुशासन अभी क्योंकि बहुत तेजी से बदल रहे हैं, सुनियोजित जो हमारा चलिए, आपका ऑडियो हमको साफ स्पष्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आप देखें अब बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक टैली हो गई है। 520 रुझान राहुल हमारे साथ देश में आ चुके हैं। 272 के ऊपर एनडीए गठबंधन लीड करता दिख रहा है। लीजिए 279 279 हो गए और 205 के ऊपर इंडिया गठबंधन। एक बड़ी बात यह कि अब की बार एक बड़े फर्मली एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि हम 295 सीटें लाएंगे। ये इंडिया के तमाम घटक दलों की मीटिंग के बाद ये आंकड़ा दिया गया। देखिए पुनीत, उसमें क्या हुआ कि जो मीटिंग जब हुई इन्होंने किया तो उन्होंने बकायदा, जो कि हर उसमें अलायंस पार्टनर था, उन्होंने बकायदा कागजों पे हर स्टेट का अपने हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद ये निकाला गया। हालांकि उन्होंने वो मूसेवाला के नाम से बोला, लेकिन उनका और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात से कन्विंस है कि हम इतने नंबर पर पहुंचेंगे कैलकुलेट करके। अपना इंटरनली हर आदमी को अपने बारे में, जैसे उन्होंने 400 पार बोला, ये अपने 295 पे कन्विंस है। तो इसीलिए सारी चाक चौबंद पूरी की गई है कि हर जगह की काउंटिंग पर ध्यान रखा जाए। लेकिन जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उससे पीछे नहीं है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल ने पूरा स्वीप दिखाया था, अगर 375 300 और ये अभी तक तो 205 इंडिया किसी ने दिखाया नहीं था। अगर आप सारे एग्जिट पोल देखें तो 150 से ऊपर इंडिया अलायंस को किसी ने दिखाया नहीं था जी। लेकिन यहाँ पर 205 तक हमारे रुझान में पहुंचते दिख रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ ही देर में रवि जी हमारे पास में ये भी जानकारी आएगी। मैं कृष्णदास जी का भी मैं इसमें लेना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल का ट्रेंड था और जो हम ये रुझान देख रहे हैं इसमें काफी अंतर है। क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने 150 से ऊपर नहीं दिखाया था इंडिया अलायंस को, लेकिन यहाँ पर वो 205 तक पहुंच गई है रुझान में। क्या आपको लगता है कि कुछ अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैंने शुरू से यही चीज़ कहा था कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आपका क्या पैरामीटर्स हैं और क्या आपने किस आधार पे उसको तय किया था। तो मुझे शुरू से इस बात का डाउट था, इसलिए मैंने कहा कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट हो नहीं सकता। ये मुझे शुरू से इसके ऊपर में एक डाउट था जी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अभी एक पक्ष ने चुनाव के पहले से 400 पार का नारा भी लिया था और अपने लिए 370 का एक टारगेट भी लिया था और अंत तक वो दावे के ऊपर बरकरार है और अभी भी इस बारे में पूरी तरह आशान्वित हैं। एक हमारे पास एग्जिट पोल का आया, थोड़ी देर के लिए इसको अलग भी कर दें। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया ने जिस तरीके से अपने अलायंस पार्टनर से बात करके एक फिगर दिया, दोनों आंकड़े हैं, दोनों उम्मीदों पर हैं, दोनों अपने अपने तरीके से उसके ऊपर फर्म है। लेकिन ये जिस तरीके के अभी इशारे मिल रहे हैं, आपको लगता है कि अब की बार वैसा होगा जैसा एक खेमा दावा करता रहा है? क्योंकि उनका बाद में है अपने फीडबैक के आधार पर है। एक मिनट आप जवाब दें, उससे पहले मैं यूपी, बार मैं यूपी ले जा रहा हूं। देखिए बहुत कांटे की टक्कर यूपी में चल रही है, बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार यूपी में चल रही है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।
सोचिए अब मेरठ से अरुण गोविल पीछे, एक सीट जो दिख रही है नगीना की है, चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को कहते हैं, एक सीट नगीना की है, जो आदर्श के पास है ये नगीना की, हाँ उनकी सीट है। जी जी कृष्ण जी, एग्जिट पोल का जो आप बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनसे कैलकुलेट किया गया था, मुझे लगता है कि एक रफ फिगर तो मोटा मोटा तय था। यहाँ तक कि एनडीए को भी एक चीज़ तो डाउट था कि हम 400 पार कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन नारा होता है, 400 पार का जो नारा था उसके बाद में भी उनको कुछ डाउट्स तो था कि हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा और वेट करना चाहिए हमें, लेकिन एग्जिट मतलब एक तरफ है एक नारा, एक उम्मीद, और दूसरी तरफ है कि हमने कैलकुलेट किया है।